संकल्प भूमि का आप बोर्ड देख रहे हैं और यहाँ पे लाखों की तादाद के अंदर पब्लिक आई है। देश विदेश से यहाँ पर पब्लिक आई है और यहाँ के ट्रस्टी और मुख्य संस्थापक हमारे साथ हैं राजकुमार सिंह जी। स्वागत है राजकुमार जी आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत आभार SM न्यूज़ चैनल का भी, क्योंकि लगभग हर वर्ष जो SM न्यूज़ चैनल ने देश और दुनिया को यहाँ से बाबा साहब के संदेशों को पहुँचाया है, संकल्प को पहुँचाया, ये उसका भी परिणाम है कि इतनी सारी पब्लिक आई है। जी बोलिए बोलिए। पब्लिक तो यहाँ पर आई है, पर देखने में आता है यहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ है भारत का एक मात्र राष्ट्रीय धाम। तो ऐसा राष्ट्रीय धाम कैसे है, जबकि बाबा साहब तो भारत से थे, फिर राष्ट्रीय का कैसे हो गया पूरे? वैसे तो भारत में आपने बहुत सारे धाम के नाम सुने होंगे जी। बहुत सारे तीर्थ स्थान सुने होंगे जी। और इतने सुने होंगे, वहाँ पर कौन लोग जाते हैं? उसी धर्म पर्टिकुलर जाति धर्म विशेष के लोग वहाँ पर जाकर कोई मन्नत मांगते हैं, वो अर्चना याचना करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो यहाँ पर संकल्प लिया वो केवल किसी व्यक्ति विशेष एक समाज के लिए नहीं लिया, देश के हर नागरिक के लिए बराबरी के इंसाफ का जो बाबा साहब ने संकल्प लिया। और जिस बराबरी के इंसाफ से आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति हैं, और इससे पहले भी जितने भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, इन्होंने किसी महारानी की कोख में जन्म नहीं लिया जी। इन्होंने जन्म लिया है इस संकल्प भूमि के द्वार से, उन्हें अधिकार मिला है जहां से बाबा साहब ने अपने अश्रु गिराए और जहां पर बाबा साहब ने संकल्प लिया वो अश्रु नहीं थे, संविधान की स्याही थी। और बराबरी का जो इंसाफ पूरे दुनिया को दिया, भारत को दिया, इसके लिए राष्ट्रधाम है कि ना किसी धर्म की बात है, न जाति की बात है, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया। और यहाँ तक कि इन सब लोगों ने किसी महारानी की कोख से जन्म नहीं लिया। इन्होंने आज तो देश की हर महिला की कोख वो अधिकार रखती है जो एक महारानी की कोख अधिकार रखती थी। अब देश की हर महिला अधिकार रखती है कि उसकी कोख से जन्मा बच्चा कोई भी इस देश का हुक्मरान बन सकता है, राजा बन सकता है। इसके लिए हम इसे राष्ट्रीय धाम बोलते हैं, क्योंकि धाम तो बहुत है लेकिन राष्ट्रधाम एक ही है जहाँ से देश के सभी हुक्मरान सभी को सब अधिकार मिले। राजकुमार जी, इसके बारे में संकल्प भूमि के बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत कहानी है, जैसे बरगद के पेड़ की एक कहानी है, बाबा साहब अपने आप को गोली मार लेंगे इस तरीके की भी कहानी है। तो मैं जानना चाहूँगा संकल्प भूमि का पूर्ण इतिहास आप हमें बताएं। राजकुमार जी, यहाँ पर राजकुमार जी संकल्प भूमि को लेकर बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बरगद के पेड़ को लेकर भी कहानी कही जाती है, यहाँ पे कहा जाता है कि बाबा साहब ने अपने आप को गोली मारने के लिए भी कहा था। तो क्या कहानियां हैं वह हमें बताएं, क्या है मूल इतिहास संकल्प भूमि का वह हमें बताएं शुरू से। सबसे पहले तो इतना सोचो कि भगवान बुद्ध ने इस संसार को संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, अपने ज्ञान का संदेश दिया। क्या उनके पास कोई हथियार था? महात्मा फूले जी के पास कोई हथियार था? कबीरदास जी के पास कोई हथियार था? तो ये जितने भी ज्ञानी महापुरुष होते हैं, क्या इस संसार को गोली हथियार से बदलते हैं जी। और 100 वर्ष से भी पहले जी एक बंदूक हथियार खरीदना, ये कितना आश्चर्य की बात है। ये तो मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों पर केस होना चाहिए जो बाबा साहब का कद छोटा करते हैं कि मैं गोली मार लूँगा जी। मैं आपसे चलते चलते आखिरी सवाल करना चाहूँगा। संकल्प भूमि का इतिहास जो जानता है आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है, तो पूरी देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, बाबा साहब का पूरा इतिहास बताएं कि किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर संकल्प भूमि में आए और किस तरीके से संकल्प भूमि यहाँ पर बना, वह हमें बताएं। जब ये कहानी शुरू होती है तो सबसे पहले मेरा मन ये होता है कि कृष्णाजी केलुस्कर दादा जो बाबा साहब के गुरु थे और वो जानते थे कि ये प्रतिभाशाली छात्र है और इसको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी मुंबई गए हुए थे, तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के सामने बाबा साहब को लेके गए और ये प्रस्ताव रखा कि इस प्रतिभाशाली छात्र को विदेश में पढ़ने भेजो। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने
उनसे 1-2 सवाल किए और वो बड़े खुश हुए और उनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत हो गई। मैं तो ये बोलता हूँ कि जिस दिन बाबा साहब की छात्रवृत्ति स्वीकृत हो गई या कृष्णाजी केलुस्कर जी ने महाराज से मिलवाया, ये संविधान के अंकुरण की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई। फिर बाबा साहब विदेश में गए और सिर्फ ये है कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने ये करार रखा था जी कि आप जब उच्च शिक्षा ग्रहण करके आओगे तो कम से कम यहाँ पर हम बड़ौदा रियासत को कम से कम 10 साल की सर्विस देनी पड़ेगी। अपनी शर्तों के अनुसार जो शर्त लगाई थी, बाबा साहब यहाँ बड़ौदा में नौकरी करने आए और नौकरी जब करने आए तो जो चातुर्वर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं वो इतने चिंतित हो गए और बाबा साहब को घृणित और अपमानित करने लगे और आपस में चर्चा करते थे कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने हमारे सिर के ऊपर एक महार अछूत व्यक्ति को बिठा दिया है। रोज़ाना बाबा साहब अपमानित सहन करते करते अच्छा उन्हें रहने का मकान भी नहीं मिला। जब रहने का मकान नहीं मिला तो पारसी की धर्मशाला में उन्होंने पूछा कि भाई ये तो क्योंकि ये हिंदू जाति से संबंधित नहीं है, तो पारसी की धर्मशाला के जो ओनर थे उन्होंने एक बात सजेस्ट की कि आप अपना नाम बदल के रख दो पारसी, और बाबा साहब ने बताया कि मैं थोड़ा किराया ज़्यादा दूंगा। उसने भी, उसका भी लालच था और बाबा साहब को भी रुकना था। बाबा साहब वहाँ पर पारसी की धर्मशाला में रुके, लेकिन बात छिप नहीं सकी। पारसी लोगों को मनुवादिक मानसिकता के लोगों ने चढ़ाया कि तुम्हारी धर्मशाला अपवित्र हो चुकी है, अछूत व्यक्ति वहाँ पर रहता है। इन लोगों ने लगभग दर्जन भर लोगों ने 23 सितंबर 1917 के दिन बाबा साहब पर सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हमला बोल दिया और बाबा साहब को का सारा सामान बाहर फेंक दिया और कुछ सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि बाबा साहब को खदेड़ के रूम से बाहर धक्का दे के बाहर निकाल दिया। तब बाबा साहब ने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए उनसे थोड़ी मोहलत मांगी। तो इस भयभीत वातावरण में वो जगह ढूंढ रहे थे कि मैं बाबा वेटिंग फॉर वीज़ा में बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है कि मेरी ट्रेन रात को 9 बजे थी, बम्बई जाने वाली ट्रेन रात को 9 बजे थी। अब बाबा साहब बम्बई जाना चाहते थे और ये नौकरी को ठुकरा रहे थे। तो क्योंकि ट्रेन रात को 9 बजे थी इसलिए बाबा साहब को कहीं शरण लेनी थी। बाबा साहब ने यहाँ संकल्प वृक्ष के नीचे शरण ली और 4-5 घंटे शरण ली। वो सोच में डूब गए कि मेरे जैसा विद्वान और उसकी ये दुर्दशा, इतनी हैवानियत मेरे साथ हुई, तो जो लोग गुलामी भरा जीवन जी रहे हैं उनके जीवन कितना कष्टों से भरा होगा। अब बाबा साहब ने अपनी चिंता तो छोड़ दी और बाबा साहब देश के उन लाखों करोड़ों शोषित जिनका जीवन पशुओं से भी बदतर हो चुका है उनकी चिंता में डूब गए। बाबा साहब ने सोचा कि मैं तो मेरा जीवन किसी भी तरह निकाल लूँगा, लेकिन भारत के इन लोगों का क्या होगा। तो सबसे पहले जो बाबा साहब ने यहाँ पर संकल्प लिया, इस टाइम बाबा साहब टप 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 आंसू गिर रहे थे। सबसे पहले जो बाबा साहब का संकल्प ये था कि आज से वो लाखों करोड़ों शोषित गुलामी भरा जीवन जीने वाले लोग जिनका जीवन पशुओं से भी बदतर हो चुका है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ना कि 5-10 लोगों का जो कुटुंब है वो, ये सभी परिवार के सदस्य हैं। फिर संकल्प लिया कि मैं जीवन के अंतिम सांस तक इनको इस गुलामी अमानवीयता की हैवानियत से बाहर निकालने के लिए मानवतावाद से समतावाद से कुचल के रख दूंगा और सभी को बराबरी के अधिकार के लिए लेके आऊँगा। एक अहम बात यह है कि बाबा साहब ने अपने परिवार के लिए संकल्प नहीं लिया, अपने स्वयं के लिए संकल्प नहीं लिया कि मैं बदला लूँगा। कभी नहीं आए बाबा साहब। संकल्प लेने के बाद जो बाबा साहब के अश्रु गिर रहे थे वो संविधान की स्याही थी और जो संकल्प लिया वो संविधान की कलम। तो इस तरह जो बाबा साहब ने संविधान दिया, अपने आंसुओं के साथ भारत का संविधान दिया जिससे देश चलता है। इसलिए ऐसी पवित्र भूमि जहाँ पर देश के हर नागरिक को बराबरी के इंसाफ की शुरुआत हुई, हम राष्ट्रधाम भी कहते हैं। तो बाबा साहब ने जो भी कुछ संघर्ष किया, इसके बाद तो चरदार तालाब की बात आई, साउथ बोरो कमीशन की बात आई, ये सब में जो बाबा साहब संघर्ष करते चले गए। और एक ख़ास बात ये कि एक बार यशवंत राव जी
जो बाबा साहब के पुत्र थे वो बोले, पिताजी आपने हमको क्या दिया है? आपसे कम पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके पास कई कई गाड़ियाँ हैं, कई कई बंगले हैं, आपने हमको क्या दिया है? तो उनका एक ही जवाब था, यशवंत राव तुम मेरे अकेले बेटे नहीं हो, मेरे लाखों करोड़ों बेटे हैं। मैं वो गाड़ी खरीद सके, महल खरीद सके, बना सके, मैं उनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो इस तरह बाबा साहब संकल्प करने के बाद वो अपने परिवार को भी ठीक से नहीं देख पाए। उनके यशवंत राव पुत्र जो लगभग 8 क्लास ही पढ़े थे, वो अपने परिवार को नहीं देख पाए। उनकी 3 संतानें बीमार होकर पैसे की तंगी में चली गई, उनकी पत्नी तंगी में चली गई, लेकिन बाबा साहब अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। बाबा साहब को नौकरियों की कोई कमी नहीं थी, विदेशों से पता नहीं कितने ऑफर थे, लेकिन बाबा साहब हमको छोड़कर नहीं गए। इसलिए इस महान पवित्र दिवस के लिए जहाँ पर बाबा साहब ने संकल्प लिया, संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में 23 सितंबर को देश और दुनिया से लाखों की संख्या में पब्लिक आती है। आपने अभी भी देखा होगा करीब 1 लाख से ज़्यादा तो पब्लिक आके चली भी गई है। तो इस पर्व पर आप हमेशा अब भी आते हैं, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बाबा साहब के इतिहास से पूरी देश जनता को रूबरू करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।